अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, हम शुरुआत में ही बात करेंगे आज प्रॉपर्टी सेक्टर की, रियल एस्टेट सेक्टर की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, उसका पहिया घूमना शुरू हो चुका है और अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं मार्केट में रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कराची का एक इलाका है गुलशन मेमार, और उस इलाके की रियल एस्टेट की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन कराची। उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनके कुछ उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं जो सबका अहदेदार भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। हम उनसे बात करेंगे और इलेक्शन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और वैसे ओवरऑल गुलशन मेमार के इलाके के प्रॉपर्टी के हवाले से भी बात करेंगे कि वहाँ पे प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइज़र एसोसिएशन के मौजूदा सदर और सदारती उम्मीदवार जनाब नदीम अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम सलाम। और उनके साथ मौजूद हैं इस एसोसिएशन को जिसे शॉर्ट फॉर्म में गंपा भी कहते हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं मोहतरम फ़खर शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग यहाँ मौजूद रहे। तो नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नदीम साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि पहले तो अपनी एसोसिएशन के बारे में थोड़ा बताइए कि कब से कायम हुई है, कितने आपके मेंबर होते हैं? हमारे यहाँ ये एसोसिएशन कायम हुई 2012 में। 2011 के एंड में हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया। कुछ मेमार हाउसिंग सर्विसेज जो हमारी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से ब्रोकर के लिए कुछ मसले मसाइल और मामलात हो रहे थे, जिसके हल के लिए हमने ये एसोसिएशन की बुनियाद रखी और 2011 के एंड में हमने इसको स्टॉक सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है उससे हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया इसको 2012 में। पहला जो हमारा इलेक्शन नहीं होता वो ज़ाहिर सी बात है कैबिनेट बनती है और कैबिनेट को सब लोग अपने मुत्तफ़िक़ा तौर पे उसको वो लाते हैं, क़यादत के अंदर लाते हैं। वो हमारी हुई। उसके बाद और इसके हमारे जो शुरू में मेंबर थे तकरीबन हमारे 170-180 के करीब में हमारे रजिस्टर्ड मेंबर थे उस वक्त। अच्छा, क्योंकि वो काम भी अच्छा चल रहा था, सब कुछ था, तो हमारे अच्छे खासे मेंबर थे। फिर वो कुछ अर्सा चलता रहा। उसके बाद फिर हमने एक रेफरेंडम करवाया। फिर 2018 में हमारा एक इलेक्शन हुआ और अब हम दोबारा हमारा इलेक्शन होना था मई 2020 के अंदर। लेकिन चूंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के मामला जो है मुतासिर थे और इलेक्शन का इनेकाद जो है नामुमकिन था बिल्कुल एकदम। तो जैसे ही मामला अपने धारे पर आए और तमाम चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई, शहर खुला, तालीमी इदारे खुले और तमाम चीज़ें अपने ऑफिस वगैरह जो है वो खुलना शुरू हुए, तो हमने दोबारा इस नवंबर के एंड से हम दोबारा इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर है जो हमारा ड्यू था। लेकिन 4-6 महीने आपको पता है सारी चीज़ें नहीं हो सकी, तो बहरहाल दिसंबर से हमने अपने इलेक्शन की दोबारा मुहिम का आगाज़ करा और हमारी मेंबरशिप अब इस वक्त जो हमारी हुई है वो 115 से 120 के करीब हमारे इस वक्त मेंबर हैं जो रजिस्टर्ड और वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका। और वो एलिजिबल वोटर्स हैं वो। जी अच्छा, राइट। फ़खर साहब, आप अगेन फिर जनरल सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आप जनरल सेक्रेटरी भी सर्व करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे क्या आपने काम किए हैं कि जिनकी वजह से वोटर्स जो है वो आपको पसंद करेंगे या आपको वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो हमारी एसोसिएशन की फॉर्मेशन 8 साल पहले हुई वो उसके रीजंस ही यही थे और तमाम लोगों का इत्तेफाक था कि ज़ाहिर है हम उसकी क़यादत भी करें उस एसोसिएशन की। तो उनका यही था कि जो बिल्डर्स के हमारे यहाँ मतलब प्राइवेट सेक्टर है, हमारे गवर्नमेंट के कवानीन तो इतने होते नहीं है, वो से बिल्डिंग बाई लॉज इसके टाइप में होते हैं, लेकिन सेल परचेज हो, ट्रांसफ़र हो, सबलीज करवाना हो, ये सब ज़ाहिर है बिल्डर के पास है और फिर बिल्डर इस वक्त प्रोजेक्ट को रन भी कर रहा है। मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड उसको मेंटेन भी कर रहा है, ज़ाहिर उसकी मेंटेनेंस की रकम भी लेता है। तो उसमें बेपनाह मसाइल आते हैं, उसको एड्रेस करने वाला, नुमाइंदगी करने वाले लोग मौजूद नहीं थे प्रॉपर्टी सेक्टर्स में। क्योंकि उस वक्त प्रॉपर्टी स्टेट एजेंसियाँ जो है वो खरीदो फरोख्त करती थी, तो उनके जो मसाइल होते थे वहाँ से हमने आगाज़ किया। अब जब हम बात करते हैं 2018 से जब हमारी ये इलेक्शन हुए, तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि बिल्डर ने एक लॉ ये पास किया था कि किसी भी रिलेटिव का भी अगर कोई प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी उसके भाई का, बहन का, उसकी बीवी का, उसके बेटा बेटी का, शौहर हस्बैंड का, तो उसके किसी भी प्रॉपर्टी के ड्यूज का क्लियर होना प्लस उसकी मुख्तलिफ जो कवानीन है उसको लॉ के मुताबिक होना ज़रूरी है। यानी उसकी बिल्डिंग प्लॉट फरोख्त कर रहा हूँ मैं, मेरी बहन का मकान जो है ना बाई लॉस के मुताबिक होना चाहिए, प्लॉट में फरोख्त नहीं कर सकता। एक ऐसा कानून था जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी, बहुत इस्तराब था वो। उसके नतीजे में हमने इलेक्शन में सबसे पहला काम तो यही किया जीतने के बाद कि बिल्डर से जाके बातचीत की और इस पर रजामंद किया और उस रजामंदी के बाद ये लॉ ख़त्म हुआ और उसके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ ये रह गया कि जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उस गुलशन मेमार के अंदर, उनको सब चीज़ों को ड्यूस को देखा जाएगा और चेक किया जाएगा और उसके मुताबिक उसके मामला किए जाएंगे।
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और बहुत बड़ा रिलीफ था, जिसकी वजह से काम ताहाल अब तक जारी है और काम हो रहा है लोगों के। इसके अलावा बिल्डर्स के और भी मसाइल होते हैं। सीबीटी 240 गज से खत्म होकर 241 गज पे आई, तो उस पे जो है वो जनाब हमने सूबाई हुकूमत में उसमें जॉइंट एफर्ट्स भी करते रहते हैं, तो उसके नतीजे में बिल्डर 240 रुपए गज पे भी सीबीटी चार्ज कर रहे थे प्रॉपर्टी पे। हमने उनको बताया, कवानीन बताया, तो वो बैक हुई। अब ये सारी चीजें चूंकि हो जाती हैं तो फिर उसको लोग भूल भी जाते हैं। इस तरह छोटे मोटे मसाइल तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा आप आ जाए, पूरी हमारी एसोसिएशन में 2 ब्रोकर्स के मसाइल वो सैकड़ों के हिसाब से होते हैं और वो हल भी हुए इस 2 सालों में। लोगों के मसाइल हल हुए और पुलिस लेवल पे भी जाके लोगों की वापसी हुई है और ब्रोकर्स के जो मसाइल हैं हमने हल किए हैं। एक ब्रोकर का दूसरे ब्रोकर से तनाज़ा हो जाता है, कमीशन का तनाज़ा होता है, प्रॉपर्टी दिखाने का, तो वो सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत खुशउसलूबी से हल किए। और यही वजह है कि अब तक तो कोई सामने हमारे नहीं आया कि उसने कंटेस्ट करने के पेपर जमा कराए हो, और बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह डेट गुजरते ही जो है वो हम इस वक्त जो है वो बाय अनअपोज ही इंशाल्लाह पूरा सारा पैनल। क्या डेट्स क्या हैं? असल में हमारी है 20 तारीख थी जमा कराने की, नॉमिनेशन की, और 22 तारीख है वापसी की अगर कोई नामजद उम्मीदवार लेना चाहता है अपने कागजात, और 6 मार्च को इलेक्शन है। तो उम्मीद यही है कि 23 मार्च तक इलेक्शन कमीशन जो हमारे शकील एसोसिएट्स के सैयद मोहम्मद शकील साहब हैं, वो अगर हमारे पैनल के मुकाबले में या किसी भी सीट के मुकाबले में नहीं आता तो वो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाए। तो अभी तो नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई। नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई, तो नॉमिनेशन आए रात तक तो ये था ये इत्तला के नहीं, लेकिन उन्होंने अब तक ग्रुप पे इसलिए शेयर नहीं किया, मे बी कि वो चीज इसलिए नहीं शेयर करना चाह रहे हैं कि वो कल जब दफ्तर खुलेगा पीर को, तो फिर जो है वो पीर को आके वो अनाउंसमेंट करेंगे कि मेरे पास रात 12 बजे तक इतनी नॉमिनेशन आ गई। क्योंकि चलिए, तो आप लोग काफी होपफुल हैं। हम तो होपफुल हैं, तो हमने पूरी मुहिम भी शुरू कर दी है। सही। तो नदीम साहब, आप ये देखिए, आपकी एसोसिएशन सिर्फ गुलशन जो मेमार सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी, उसके अंदर तक ही महदूद है, या उसके अलावा अब मेमार चूंकि फैलता जा रहा है और इर्द गिर्द करीब करीब भी आबादियां बढ़ रही हैं और भी सोसाइटियां हो रही हैं, तो आप गुलशन मेमार पूरे एरिया को ही आप लोग देखते हैं या सिर्फ? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे अतराफ में जो सोसाइटीज़ हैं, खास करके टावर सोसाइटी हो गई, एसनाबाद हो गया, गार्डन सिटी, डायमंड सिटी, एवन तैसर टाउन जो है उसके भी हमारे मेंबर जो हैं, जो वहाँ पे ऑफिसेज हैं वो हमारे मेंबर हैं। और इस वक्त खास करके डायमंड सिटी और गार्डन सिटी से बड़ी तादाद में लोगों ने हमारे पास जो है नई मेंबरशिप जो है वो उसको इनरोल करवाया उसको। अच्छा, तो ये बताएं कि आप लोग जो ब्रोकर्स का एक बड़ा मसला होता है रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का, उनकी फीस का जो 2% है, तो वो उसके जो मसाइल होते हैं, क्या वहाँ भी उस तरह के मसाइल हैं और आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं? जी हाँ, ये मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में है और हमारी जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी इस पर कोशिश कर रही है कि इसको रेगुलराइज किया जाए, यानी हमारा कमीशन जो है कानूनी तौर पे उसको 2% जो है उसको कम से कम किया जाए। ये एक आम प्रैक्टिस है 2% की, लेकिन कानून इसका कोई नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग 2% पे ही काम करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है हमारा जो ब्रोकर है वो सौदा करे तो उसको जो है उसका जायज़ हक मिलना चाहिए। उसके लिए हम कोशिश करते हैं। अगर कोई सेलर या परचेज़र इस तरह की हरकत करता है तो हम यकीनन वहाँ पे कंपनी जो हमारी मेमार हाउसिंग सर्विसेज, वहाँ हम जाते हैं, वहाँ ऑब्जेक्शन लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका जो जायज़ हक है वो उसको दिलवाया जाए उसका ब्रोकर का। और अगर सोसाइटी से बाहर भी ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? उसको फिर हमारी एक सालिसी कमेटी हमारी बनी हुई है, उसमें हम लेकर, मतलब जो हमको एप्लीकेशन देता है कोई भी जिसका कोई मसला है ब्रोकर का या सेलर परचेजर के भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा टेनेंट का हो जाता है, तो वो हमको एप्लीकेशन देते हैं। हम उस एप्लीकेशन पे, हमारी कमेटी है सालिसी कमेटी, उसके 3 अरकान पे, 2 अरकान पे हम एक कमेटी बनाते हैं और वो उनके दरमियान तमाम चीज़ें सुनती है। जिस तरह एक अदालत में होता है वही अदालती निज़ाम है पूरा सारा। फिर वो जो भी फैसला करते हैं मेरे पास लेकर के आते हैं, फिर मैं उसको दोबारा एक दफ़ा सुन करके, और मैं समझता हूँ कि हाँ इन्होंने जो फैसला किया हमारी कमेटी ने सही करा है। सालसी का अमल जो है वो बिल्कुल सालिसी का अमल होता है और उनके हक में एक के, जाहिर सी बात है, एक के मुखालफत में होता है, एक के हक में होता है वो फैसला, तो लोग अल्लाह का शुक्र है कबूल करते हैं। कोई अभी तक अल्लाह ना करे कोई कोर्ट मैटर नहीं हुआ अभी तक के इस मामले पे। फाखर साहब, आपकी सोसाइटी बनी और आप लोग एक्टिव भी नज़र आते रहते हैं, तो जो गवर्नमेंट लेवल पे, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ जो इश्यूज रहे और टैक्सेस के मामलात रहे, फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी मामलात रहे, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि किस हद तक आप लोग कामयाब रहे और आपने किस हद तक वो रोल अदा किया कि जो कि एसोसिएशन को करना चाहिए था? मैं इस तरह थोड़ा सा रिवर्स में चलूंगा, जैसे यहाँ से रिवर्स में चलता हूँ कि SRB, अभी गुलशन मेमार के अंदर SRB के नोटिस आए और गुलशन मेमार की जो मेंटेनेंस तमाम तर प्लॉट से ली जाती है, बिल्डर कलेक्ट करता है, उस पर मेंटेनेंस जो है वो उन्होंने SRB टैक्स क्लेम किया। उस पर जो है वह मेमार ने एकदम एक लेटर निकाला और टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उस पर सबसे पहले गुलशन मेमार प्रॉपर्टी एडवाइजर एसोसिएशन ने उन्हें ख़त रवाना किया, उसी दिन ख़त रवाना किया और सारे लॉज उसमें
बताए और समझाए और उस पर बातचीत के दरवाजे बात की। फिर दीगर स्टेक होल्डर्स भी आ गए, ज़ाहिर है उनके साथ बैठ के हमने फिर बातचीत शुरू की। उस 3-4 लोगों के अंदर मैं ज़ाहिर नुमाइंदगी भी कर रहा था, वहाँ पर बातचीत हुई और SRB का टैक्स फिर साबित किया गया कि इस पे इस हद तक इम्पोज नहीं होता। यानी जो उनकी रेशो थी वो कुछ चीज़ों पे ज़ाहिर है SRB टैक्स है और वो तो अप्लीकेबल है सर्विसेज पे, लेकिन वो कुछ चीज़ों पे डेवलपमेंट पे भी लग रहा था। तो वो उसको बाइफिकेट किया गया, सेग्रीगेट किया गया। जब तकसीम हुई तो पता चला कि टैक्स इतना नहीं इतना बनता है। तो वो इतना लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं थी। किसी के 40 रुपए आ रहे थे, किसी के 80 रुपए आ रहे थे, किसी के 250 रुपए आ रहे थे, बहुत कम रहा। इसमें ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और ये हमने मेमार इंतजामिया के साथ मिल के SRB में चीज़ें करा के अपनी चीज़ों को बचाया। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। ज़ाहिर है ये तो सिर्फ ब्रोकर नहीं, आगे तक के लिए एक चीज़ हो गई ये। इसके अलावा जैसे CBT के लिए हमने बहुत से खतूत लिखे और वो 240 गज से ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले वो 240 से 241 पे आई और फिर अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये इसमें डिफकल एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद की एसोसिएशन, नाज़माबाद की एसोसिएशन, ये सब एसोसिएशन अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं और भी एसोसिएशन है जो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करती हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर रिलेशन जो रहा वो डिफकल एरिया से रहा, नॉर्थ नाज़ाबाद की एसोसिएशन रहा। हम दोनों ने, तीनों ने मिलके जॉइंट एफर्ट्स भी किए और इसके नज़ीर में अभी हम शोरो साहब से भी मुलाकात हुई थी। जैसे ही FATF का SRO 924 आया उस पर अभी तक हमारी बातचीत जारी है, फेडरेशन की सतह पे भी। और एक हमारी अभी FATF की पूरी जो उन्होंने बनाया था UNDP का, वो भी उन्होंने हमें एक मुकामी होटल में बुलाया, फिर वहाँ ब्रीफिंग दी, फिर हमारे सवालों जवाब थे। उसमें ज्वेलर्स भी तो बहुत बड़े पैमाने पे काम था वो, उसमें भी हमने सारे इतराज़ात, सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखे और उनसे पूरी खुल के बात की और अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई और ये भी बताई कि इसमें क्या क्या फिनोमेना है आपके, इसमें किस तरीके से फिर हम भी उलझे रहेंगे, आप भी उलझे रहेंगे। बहरहाल वो चूंकि कानून बन चुका है, अब उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि उसकी जो सारी चीज़ें हैं या तो दुरुस्त हो जाएं, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेट एजेंट ने देनी है। अब स्टेट एजेंट को वो इन्फॉर्मेशन कैसे लेने का हक है कि वो एक क्लाइंट से ये पूछ ले कि जी आपके जो आमदनी है वो जायज़ है ना जायज़ है, मुझे फॉर्म पे भरना है। अब ये चीज़ों के जवाब उनके पास भी नहीं थे, तो हमने इस पर बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू की है और मुलाकातें भी की हैं, सारी मीटिंग्स में जाते हैं। जितनी मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की सतह की और अपनी सतह की, सब में शरीक होते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रोकर भाई के लिए जो चीज़ भी हम कर सकते हो, ज्वाइंट होके, इंडिविजुअल होके वो करते हैं। और तहरीरी तौर पे अभी देखें, इसके अलावा ये भी अभी मसला हुआ, ये सारा हमारा लॉकडाउन चला, इसमें SOPs नहीं थी स्टेट एजेंट्स की, किस तरह खुलेगा, हमने कोशिश। हाँ फ़खर भाई, इस पे भी सही। तो नदीम साहब, क्या मंशूर क्या है जो अब आप लेके आ रहे हैं? हमारा मंशूर वही है कि लोगों की भलाई करो और जो हमारे ब्रोकर हैं, बेसिकली हमारे ब्रोकर, हम ब्रोकर्स की एसोसिएशन है, तो हमें उनके जो भी मुश्किलात आ रही हैं उसके लिए हम हल के लिए कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल। और अल्लाह का करम है, जब भी 8 साल से हम यहाँ पर हैं, जिसमें रेफरेंडम भी हुआ, इलेक्शन भी हुआ, सब कुछ हुआ। दूसरा ये कि जो वहाँ के रहायशी हैं, जैसा कि अभी फ़खर भाई ने भी बताया कि हम उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो आइन है उसके अंदर भी ये बात है कि हम अपने यहाँ के जो रहायशी हैं उनके लिए भी हम मिल के कोशिश करेंगे और अल्लाह का शुक्र है कोशिश कर रहे हैं हम उसके लिए। आपका लास्ट मैसेज फ़खर साहब? बस ये कि हम जो कुछ भी करते हैं ना कोई लालच से करते हैं और ना किसी चीज़ से खौफ में मुब्तला है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तारीख़ है और ये वहाँ के तमाम लोग, हमारे मुखालफीन भी इस बात को कहेंगे। हमारी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, हमारे चीज़ों से इख्तलाफ हो सकता है, तरीक़ेकार से, लेकिन इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट है कि ना तो हमने कभी कोई मफाद लिया है, ना हमारी टीम में किसी ने लिया है, जो पिछली भी गुजरी है, जो आगे भी हमने टीम पूरी रखी है, और ना ही जो है वो हम कभी खौफ में मुब्तला होकर किसी चीज़ों का तर्क किया है। हमने हिकमत अमली अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बनाई है कि हमारा ब्रोकर इंगेज ना हो, उलझ ना जाए। हम एजिटेशन से ज़्यादा कोशिश हम करते हैं कि बातचीत, ख़तो किताबत, इदारों से राब्ते, इन 3 चीज़ों के ज़रिए से हमने मीडिया में इसलिए नहीं जाते, प्रॉपर्टी का काम है, डिवैल्यू हो जाएगा। हम इदारों में जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स, सब कुछ रिकॉर्ड्स पे मौजूद हैं। हमने तो अल्लाह का शुक्र है, एक वक्त ये आया कि हमने कायमा कमेटी के इजलास में, हाउसिंग की पब्लिक कमेटी, हाउसिंग की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में जाके मुलाकात की और उसने सब कमेटी बनाई सिर्फ इस 10,000 प्लॉट के लिए। उसने किसी सोसाइटी के लिए इन पाकिस्तान में बनाई। उसमें वहाँ एड्रेस हुआ, वो कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो गई तो वो कमेटी का भी चला गया, लेकिन हमारे चीफ सेक्रेटरी तक के यहाँ भी इजलास हुए इन सारे इशूज़ पे। लेकिन हमने सारी तहम्मुल से सारी चीज़ें, पत्थर मारने के बजाय हमने बातचीत को दरवाजे हमेशा प्रेफर किए और उसी पे किए। और अब भी ये हमारी पॉलिसी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम पूरा के पूरा इलेक्शन के मरहलों से जो गुजरेंगे तो और अपने वोटर्स के एतमाद पे भी पूरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फ़खर साहब, नदीम साहब का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह फिर किसी और शो में जो है फिर बाकी मामला पे भी बातचीत करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करते हैं कुछ मईशत की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मईशत किस तरफ जा रही है।
और इसका जो आउटलुक है वो क्या कहता है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे टेलीफोन पर मोहतरम उबैद मुजफ्फर साहब। उबैद मुजफ्फर साहब जो हैं वो मैनेजिंग पार्टनर हैं और ग्रुप CEO हैं उम्मा इन्वेस्टमेंट मार्केट के। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उबैद साहब ये बताइए कि अब इकोनॉमी का जो आउटलुक है वो क्या है पाकिस्तान का और हम किस तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अख्तर शाहीन रिंद साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मेट्रो मैटर्स के मोहतरम सामीन और सामियात, नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पाकिस्तान की इकोनॉमी आउटलुक के हवाले से आपने जानना चाहा है और इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट के हवाले से आपने जानना चाहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि स्टॉक मार्केट इज द की बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी। वट एवर द सेक्टर इज प्रॉफिटेबल, इट मीन्स इट इज ग्रोइंग, बट द करंट आउटलुक इज बिट डिफरेंट। हमारे पास अभी 35 सेक्टर्स हैं और 530 स्क्रिप्ट्स मींस यानी 35 इंडस्ट्रीज के अंदर 530 बिजनेसेस हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के हिसाब से इनफ नहीं है। वी शुड फोकस ऑन द सेक्टर्स एंड स्क्रिप्ट्स इंक्रीमेंट। लाइक स्कूलिंग सेक्टर जो है वो अभी तक हमारे पास लिस्टेड नहीं हुआ है। इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर जो होता है जिसे हम ब्रोकरेज हाउस सेक्टर भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा इस तरह से होता है जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट एग्जांपल इंडिया के अंदर फ्यूचर रिटेल को जब कोलैप्स करने का सामना हुआ, डिफॉल्ट सेक्टर के अंदर वो आ गई, तो उस वक्त रिलायंस रिटेल और अमेजॉन दुनिया की दो बड़ी कंपनीज के दरमियान कंपटीशन चल रहा है कि किस तरह से इस सेक्टर को, इस कंपनी को टेक ओवर किया जाए। तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कामयाबी कहलाती है। अगर हमारा भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा मजबूत हो जाए और ब्रोकरेज हाउसेज ज्यादा से ज्यादा लिस्टेड हो हमारे अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, तो लोगों का रुझान ज्यादा बनता है। तीसरा, मीडिया सेक्टर भी हमारा बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं है, इनलिस्टेड नहीं है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ये बूम बनाते हैं। एक जनरल मेथड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि एक जनरल मेथड होता है जानने का कि स्टॉक मार्केट के अंदर स्क्रिप्ट्स की स्ट्रेंथ क्या है। तो ये हमेशा कंसीडर की जाती है शुड बी इक्वल टू 0.001% टू द टोटल पॉपुलेशन। यानी आपकी जितनी पॉपुलेशन है, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि 25 करोड़ कंपनीज हो। 25 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 50 लाख नहीं, 25 लाख नहीं, 2,50,000 भी नहीं, बल्कि 25,000 भी नहीं, 2,500 कंपनीज कम से कम आपकी, यानी 0.001% स्क्रिप्ट्स आपके या कंपनीज आपकी या बिजनेसेस जो है वो लिस्टेड होने चाहिए आपके स्टॉक मार्केट में। सही। तो अभी वैसे क्या पोजीशन है स्टॉक मार्केट में, क्या इतने बिजनेसेस हैं लिस्ट? बिल्कुल, देखें ये जो सेक्टर जिनके मैंने नाम बताया अभी आपको, इनके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स मजीद इंक्रीज किए जा सकते हैं। अच्छा। सिर्फ 35 सेक्टर्स हमारे अब तक लिस्टेड हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूंगा इंडस्ट्री वाइज पोजीशन से। मैं अंडरस्टैंड ही करता हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सेक्टर और इंडस्ट्री वाइज परफॉर्मेंस समरी जो हमें 2020 में मिली है, जिस पर हमें बताती है क्लियर कट के पावर जनरेशन सेक्टर जो हमारा है वो ड्यू टू क्राइसिस हैवीली इन्वेस्टेड हुआ है। सो वी शुड एक्सपेक्ट मोर एज अ रिसर्चर इन द कमिंग ईयर, क्योंकि पावर जनरेशन में यकीनन अभी मजीद ग्रोथ आने का बहुत चांस बाकी है। इसीलिए ये 2020 में भी नंबर 1 रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लोगों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में की है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा कह लीजिए कि टॉप पे रहा है वो है नंबर 2 पे टेक्नोलॉजी सेक्टर, जो कि आपको इसकी बेसिक से एग्जांपल इससे भी पता चल जाती है कि सिस्टम्स लिमिटेड, नेटसोल टेक्नोलॉजी और एवेंसियन, इन 3 कंपनीज ने बेहतरीन मुनाफा कमाया है और बहुत अच्छा रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट शो किए हैं। तो सेकंड पे जो हमारा सेक्टर इस वक्त 2020 के अंदर रहा है परफॉर्मेंस समरी के हिसाब से, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इशू की है, वो टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा है। थर्ड पे हमारा फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर रहा है। फोर्थ पे हमारा सीमेंट नंबर 4 पे रहा है। रीजन वाई, बिकॉज सीमेंट सेक्टर इज इन नंबर 4 रिक्वायर्स। अब जो मुझे नजर आता है क्योंकि राइट नाउ सिचुएशन बहुत ज्यादा इसकी थोड़ी सी जरा गंभीर भी हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर डिफॉल्ट आइटम्स भी आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर मर्जर्स एंड एक्विजिशन की तरफ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने सीमेंट सेक्टर की बात की, तो सीमेंट सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के हवाले से जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है और समरी जो उन्होंने सेक्टर वाइज शेयर की हुई है, उसमें कुछ कंपनीज डिफॉल्ट भी कर रही हैं, डिफॉल्ट शो हो रही है। इसका क्या मतलब है? खासतौर पे सीमेंट की जो 3 कंपनीज हैं, बड़े नाम है, वो डिफॉल्ट शो कर रही हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरअसल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफॉल्टेड स्क्रिप्ट्स और बिजनेसेस, मेजर डिफॉल्ट और माइनर डिफॉल्ट, यानी 2 टाइप के डिफॉल्ट्स होते हैं, या तो मेजर डिफॉल्ट होता है या माइनर डिफॉल्ट होता है। हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिफॉल्टेड कंपनीज की बहुत डिटेल में बहुत कुछ बताती है। देयर आर मेनी रीजंस, एज मोस्टली रीजंस आर लिस्टिंग फी सबमिट नहीं करवाई जाती तो डिफॉल्ट हो जाती है कंपनी, यानी आपने लिस्टिंग फी पे नहीं की अपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, डिले किया आपने ऑडिट के अंदर
तो डिफॉल्ट हो जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो डेट आपने अनाउंस की और उसके अंदर डिले कर दिया तो भी डिफॉल्ट हो जाता है। डिविडेंड आपने अनाउंस किया लेकिन आपने पे नहीं किया, उस पर डिफॉल्ट हो जाता है। देयर आर मेनी क्राइटेरियाज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आफ्टर रेक्टिफाइंग दीज माइनर इश्यूज यू कैन रीनेबल योर स्टॉक एज वेल, और क्लियर कर सकते हैं आप अपने आप को डिफॉल्ट लिस्ट से। आप जिन 3 स्टॉक्स की बात करना चाह रहे हैं आई थिंक वो है सीमेंट सेक्टर से मुताल्लिक, और सीमेंट सेक्टर में आई थिंक जो मेरा व्यू है दादा भाई सीमेंट, डंडोट सीमेंट एंड फ्लाइंग सीमेंट जो है, झील पाक सीमेंट जो है, रील पाक सीमेंट जो है, ये इस वक्त शो हो रहे हैं इस वक्त डिफॉल्टेड अकाउंट के अंदर। मैं इसके अंदर सबसे पहले तो रोशनी डालना चाहूंगा थोड़ा सा इस मौजूद के ऊपर कि दादा भाई सीमेंट मुझे लगता है कि ये कंप्लीटली और कई एंगल से, कई रीजन से लॉजिकली डिफॉल्ट मुकम्मल तौर पे हो चुका है, जिसका आई थिंक हम उसको मेजर डिफॉल्ट में ही लेंगे। और जो बाकी 2 कंपनी है इनको किसी हद तक माइनर डिफॉल्ट में लेते हुए अगर कोई चीज तब्दील होती है, जैसे कि मैं अगर मिसाल दूं आपको विद रेफरेंस टू दी आजादो शुमार, यानी जो नंबर्स बता रहे हैं नाउ, दादा भाई सीमेंट सिर्फ 2007 में राइट शेयर इशू किए थे, उसके बाद से ये डिफॉल्ट काउंटर में चला गया और उसके चला गया था। उसके बाद ये डिफॉल्ट काउंटर से मतलब ये है कि इसके बाद में ना दादा भाई सीमेंट ने कोई प्रोडक्शन नहीं की। अच्छा, अब जो डिफॉल्ट क्लॉज इस पर लागू हो रहा है, जो उस पर डिफॉल्ट क्लॉज लगी हुई है एज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो है 5.11.1B, यानी 5.11.1B जो है, जिसका मतलब ये है कि क्लॉज की डिटेल ये बता रही है मुझे, जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि क्लॉज कहता है कि सस्पेंडेड कमर्शियल प्रोडक्शन बिजनेस ऑपरेशंस इन इट्स प्रिंसिपल लाइंस ऑफ बिजनेस फॉर कंटिन्यूएशन पीरियड ऑफ 1 ईयर। देन इस पर क्लॉज सी भी लगा दिया गया है जो कि ऑलरेडी इसको मजीद प्रॉब्लम में कर देगा। क्लॉज सी ये बताती भी लगा हुआ है जिसपे जो कुछ जो हमें अंदाजा होता है इसको देखकर कि दादा भाई सीमेंट फेल्ड हुआ है होल्ड करने में एनुअल जनरल मीटिंग को। देन दादा भाई सीमेंट पर क्लॉज डी भी लगा हुआ है जो कि इसको मजीद खतरनाक कर देता है, जो ये कहता है कि फेल टू सबमिट एनुअल ऑडिट अकाउंट्स फॉर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज पर लॉ। फिर दादा भाई सीमेंट पर क्लॉज जी भी लगा हुआ है जिसका एक और नुकसान ये होगा जो कि हमें ये बताता है कि सीडीसी ने इसकी एलिजिबिलिटी भी सस्पेंड कर दी हुई है। अगर सीडीसी ने इसकी एलिजिबिलिटी सस्पेंड कर दी हुई है तो दादा भाई सीमेंट पर क्लॉज 1 भी लगा हुआ है। क्लॉज 1 लगने से ये होगा कि इसकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो हैज बीन क्वालिफाइड ऑप्शंस ऑन गोइंग कंसर्न। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नहीं लगता कि आगे ये दादा भाई सीमेंट कंपनी चल पाएगी। और एल क्लॉज लगाने से इसके साथ जो इसके साथ मजीद एडिटिव लगा हुआ है वो ये है कि एल क्लॉज इसमें लगा हुआ है जो बताता है कि शो कॉज नोटिस फॉर द वाइंडिंग अप हैज बीन इशूड, यानी अगर इसको शो कॉज इशू कर दिया गया है वाइंडिंग अप करने का तो दादा भाई सीमेंट बाय द कमीशन अगर ये इस तरह का कोई इशू आता है तो ये सूरत हाल बहुत मजीद डेंजरस होती चली जाएगी। ओके जनाब, ये थोड़ा सा सिनेरियो है इसका दादा भाई का। लास्ट जो इसके साथ मैं चाहूंगा कि बाकी वालों का भी आप मुख्तसरन थोड़ा सा जायजा बता दें जो कि हमारे पास टाइम की किल्लत है। मैं जरूर, देखिए डंडोट सीमेंट के हवाले से मैं थोड़ा सा राय दूंगा कि डंडोट सीमेंट ने सितंबर 2019 में ना 144 मिलियन की नेट सेल की थी। उसके बाद से सितंबर 2020 में इसकी कोई सेल्स नहीं थी, ठीक है, जिसकी कह लें कि बिल्कुल अजहर मिनत शम्स है। ये मतलब बिल्कुल निकलता है कि डंडोट सीमेंट का प्लांट बंद है या तो शट डाउन है, ठीक है। और इसमें डिफॉल्ट की क्लॉज लगी हुई है 5.11.1I। ये दफा बताती है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ना इसको इशू कर दिया है कि क्वालिफाइड ऑप्शन ऑन गोइंग कंसर्न, यानी ये स्टेटमेंट यही जाहिर करती है कि इसका फ्यूचर हमें नहीं लगता कि ये डंडोट सीमेंट कंपनी चल पाएगी। इसके साथ साथ अगर आप जानना चाहेंगे डंडोट के अलावा झील पाक सीमेंट के हवाले से तो इसका भी डिफॉल्ट काउंटर शो हो रहा है। झील पाक सीमेंट ने 30 सितंबर 2016 में 247 मिलियन रुपए की सेल्स की थी जनाब, ठीक है। इसके बाद से कोई सेल्स इसकी शो नहीं हो रही है इसके बुक ऑफ अकाउंट्स में। झील पाक सीमेंट पे ऑडिटर्स ने डिफॉल्ट क्लॉज वही लगाया है कि 5.11.1C। ये क्लॉज कहता है कि झील पाक सीमेंट जो है जनाब फेल हो गया है। एनुअल जनरल मीटिंग का जो क्लॉज होता है क्लॉज डी भी इसके ऊपर लगा हुआ है जो कहता है कि जनाब झील पाक सीमेंट फेल्ड हुआ है सबमिट करने में एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स, एनुअल अकाउंट्स रिपोर्ट फॉर द इमीडिएट प्रोसीडिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज पर लॉ। तो इसके भी केसेस वही हैं। लेकिन जो झील पाक सीमेंट का है ये होता है कि कभी कभार हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियोज मूव कर जाते हैं तो इसका टेकअप भी आता है। याद रखिएगा ये इन 3 कंपनीज के डिफॉल्ट करने से बाकी सीमेंट सेक्टर जो कि 20 कंपनियों पर मुश्तमिल है उस पर असर नहीं पड़ेगा। डीजी खान सीमेंट ने रिपोर्ट किया 160.8% स्पाइक मींस ग्रोथ शो किया इसने इन इट्स प्रॉफिट 1.3 बिलियन फॉर द
क्वार्टर एंडेड December 31st 2020। इसके अलावा फौजी सीमेंट का जो प्रॉफिट बहुत सोर किया है, 378% सोर हुआ है, 905.2 मिलियन का फौजी सीमेंट ने ग्रो किया है। कोहाट सीमेंट कंपनी का अगर आप देखें तो वो सेटिंग अप करने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुशाब में, पंजाब में, ठीक है। और चलिए, ये तो कोहाट अच्छी सीमेंट बात है, कंपनी ये ने तो रेस किया। अच्छे साइंस हैं, ये अच्छे साइंस। मेरा आपसे ये सवाल है कि देखें जो दादा भाई और झील पाक के हवाले से है, मार्केट में तो ये खबरें हैं ना कि ये सेल आउट हो गए हैं, नए ग्रुप्स ने इन्हें परचेज कर लिया है और उसके हवाले से चीजें, लेकिन ये स्टॉक मार्केट पे तो ये वाली डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं हो रही, शो नहीं हो रहा। ये तो शायद ये भी एक वजह होगी, इन्होंने प्लांट बंद कर दिया और नए मालकान आएंगे, फिर वो अपने हिसाब से उसको देखेंगे, चलाएंगे, ये भी एक वजह। यकीनन देखिए, मैं तो इस पे कहूंगा कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन इज इंडिस्पेंसिबल। मर्जर्स एंड एक्विजिशन इस वक्त पाकिस्तान की तमाम ही सेक्टर्स के अंदर, तमाम ही इंडस्ट्रीज के अंदर इंडिस्पेंसिबल नजर आ रहा है। नॉट ओनली इन द सीमेंट सेक्टर बट ऑल्सो इन मैनी सेक्टर्स, वेदर स्कूल्स, होटल्स, बैंक, पावर सेक्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हुआ कुछ यूं है कि अभी जो हमारे बड़े ब्लू चिप्स हैं, जैसे कि लकी सीमेंट हो गया, डीजी खान सीमेंट हो गया, बेस्टर सीमेंट हो गया, कोहाट सीमेंट हो गया, फौजी सीमेंट हो गया, ये अभी इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ये जो जिनको हम कह रहे हैं डिफॉल्ट आइटम्स, ये डिफॉल्ट आइटम्स आई थिंक ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की तरफ जाएंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा, कभी भी किसी कंपनी के टेक्निकल्स को हम व्यू कर सकते हैं, फंडामेंटल्स में क्या चल रहा है ये तो सिर्फ ओनर्स को ही पता होता है। सही सही। उबैद मुजफ्फर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप इन्वेस्टमेंट मार्केट कंसल्टेंट भी हैं और इंडिपेंडेंटली आप अपनी राय देते रहते हैं और हमारे साथ भी आप मौजूद रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हम बात करते हैं अब सेहत के हवाले से। सेहत का शोबा वैसे ही बहुत नेगलेक्टेड शोबा है और सरकारी सतह पर तो सहूलियात का फुकदान ही है। ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाके, अंदरूनी सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डॉक्टर्स की वैसे ही किल्लत है, नर्सेस की किल्लत है, पैरामेडिकल स्टाफ की किल्लत है। तो जहाँ वैसे ही अफरादी क़ुव्वत कम है तो लाजमी सी बात है कि जो लोग वहाँ ड्यूटी पर मौजूद हैं उन पर उसका बर्डन कितना बढ़ जाता है, कितना प्रेशर वहाँ पर बढ़ जाता है। नॉर्मली ये हो रहा था कि अस्पताल में किसी मरीज़ के साथ अगर कुछ ऐसा लगता है उनके तीमारदारों को या उनकी अहल खाना को कि उस मरीज़ पर तवज्जो नहीं दी जा रही और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से मरीज़ की डेथ हो जाती है तो फिर सारा मलबा वहाँ मौजूद ड्यूटी पर जो डॉक्टर्स होते हैं उन पर और अमले पर आ गिरता है, अस्पताल इंतजामिया पर आ गिरता है। ये जो सिलसिला था ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा, मारधाड़ हुई और बहुत सारे मसाइल हुए उसमें। उसके बाद जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन फॉर्म हुआ और वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ तो फिर कुछ प्रोसीजरल चीज़ें जो हैं वो तय हुई कि जी जब भी किसी को कोई कंप्लेन होगी अस्पताल से मुताल्लिक तो वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन को लिखेगा और फिर सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो टीम है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर उसके बाद वो जिम्मेदारी फिक्स करेगी और फिर जो भी लीगल प्रोसीडिंग है या कार्रवाई है, अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी खता का मर्तकब पाता है और कोई गलती का मर्तकब होता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक और रिसेंटली एक वाक़या हुआ है थरपारकर में। थरपारकर आपको याद होगा कि वैसे बहुत सारे वजह से मशहूर है, मेल न्यूट्रिशन के हवाले से मशहूर है और उसके साथ साथ वहाँ सहूलियात के हवाले से भी मसाइल बहुत सारे रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, वहाँ पर थरपारकर में जो अस्पताल है वहाँ सहूलियात के हवाले से और वहाँ मरीज़ों के साथ कुछ इशू हुआ और जिसके बाद 5 डॉक्टर्स को वहाँ मुअत्तल कर दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। इस इशू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान टेलीफोन कॉल पर डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। मिर्ज़ा साहब, पहले तो ये वाक़या बताइए कि ये हुआ क्या है, वहाँ पे क्या हुआ है? देखें, ये तो आपने तमहीद अच्छे खासी बांध के मेरे ख्याल में मेरी मुश्किल थोड़ी आसान कर दी है। जो सूरत हाल आपने बताई है कि सिंध के अंदर खास तौर पे और आमतौर पे पूरे पाकिस्तान का यही हाल है और वहाँ एक्चुअली वाक़यात 2 हुए हैं और वो इत्तेफाक से दोनों के दोनों मिट्टी में हुए हैं दोनों वाक़यात। पहला वाक़या जो है मैं उसके बयान कर दूं कि वो तकरीबन आज से 1.5-2 महीने पहले का वाक़या है वो। और वहाँ मिट्टी सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहनी उनका नाम है और वहाँ पे महीने के मेरी इतलात के मुताबिक अकेली डॉक्टर जो है वो महीने के 200 से ज़्यादा सर्जरीज ऑपरेशन करती हैं। गायनिकोलॉजिस्ट हैं बेसिकली वो और खिदमत अंजाम दे रही हैं काफ़ी अरसे से और काफ़ी जो बर्डन की जो आपने बात की वो उन्होंने बर्डन सारे का सारा उठाया हुआ है वो। लेकिन अभी पिछले दिनों ये हुआ कि एक पेशेंट वहाँ पे आई, नॉर्मल डिलीवरी उसको हुई और एक डिलीवरी के बाद कभी कभी खवातीन के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है डिलीवरी के बाद, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। और उसमें बहुत ज़्यादा खून का ज़िया हो जाता है बॉडी से, जिस्म से खून का ज़ाया हो जाता है और बाद औक़ात ये होता है कि खुदा ना खास्ता मरीज़ की जब एक्सेसिव आपको ट्रांसफ्यूजन चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड होनी चाहिए, आप लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी पेशेंट नहीं रिस्पॉन्ड करती और वहाँ डेथ हो जाती है उसकी।
तो उस पेशेंट के साथ भी अनफॉर्चुनेट यही हुआ, मिसफॉर्चून के डॉक्टर साहब ने और उनकी टीम ने उसको इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो पेशेंट की डेथ हो गई। उसके बाद वहाँ डॉक्टर साहब के खिलाफ एक जुलूस और जलसा और मतलब मारना पीटना जो तरीक़ेकार आप देखते हैं रोजाना, और हमारे मीडिया भी खासा उसको मतलब है कि इन चीज़ों को रिपोर्ट करता है, वो उनके साथ हुआ। और उसके बाद ये है कि डॉक्टर साहब के खिलाफ जो है वो FIR काट दी गई वो। तो मैंने इसको इंटरवीन किया और हेल्थ केयर कमीशन के लोगों से बात की, जिसका कि आपने जिक्र किया कि भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया है। तो अब ये अगर कोई प्रॉब्लम डॉक्टर साहब की नेग्लिजेंस थी, या अगर कोई जैसा कि आपने अभी फरमाया कि नेग्लिजेंस या कोई इस किस्म का या कोई मतलब एक नेग्लिजेंस होती है और एक कॉम्प्लिकेशन होती है, उन दोनों में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है कि मतलब नेग्लिजेंस क्या है और कॉम्प्लिकेशन क्या है। ये एक बड़ा इशू है, इसके ऊपर किसी और डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो इन दोनों में फ़र्क वाज़ेह हो जाए कि भाई अगर डॉक्टर निगलेक्ट किया है मरीज को, उसकी वजह से डेथ हुई है, या एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन हुई है और उस कॉम्प्लिकेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो सकी, या कुदरती तौर पे मतलब मरीज की डेथ हो गई। अभी 2-3 मरहले हैं कि जिनके ऊपर हमें बात करनी होती है। और जाहिर है इसका तयन तो एक्सपर्ट ही कर सकते हैं ना, आम पब्लिक तो नहीं कर सकती। उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि ये वाला केस जो था रेफर हो जाना चाहिए था वजह से। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे जो हमारे सिंध के जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ है वो उन्होंने इंटरवीन किया और पता चला कि वो डॉक्टर साहब को सस्पेंड किया और पता नहीं क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया और अल्टीमेटली FIR कट गई। FIR कटने के बाद जो केस जो है कोर्ट में चला गया वो। तो हेल्थ केयर कमीशन की जो आपने बात की, तो ये एक्चुअली हम शर्मिंदा भी हैं, मैं भी अपने आप को थोड़ा सा गिल्टी और शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि ये हेल्थ केयर कमीशन बनाने के लिए हमारा इनिशिएटिव जो बुनियादी था वो PMA का था, और PMA ने इसमें बहुत कोशिश की और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। हमने और हमारी टीम ने, डॉक्टर इदरीस सैदी हमारे कराची के सदर थे, डॉक्टर फैसल सज्जाद हमारे जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल आजकल है, उस जमाने में वो बहुत एक्टिव थे, मैं सेक्रेटरी जनरल था PMA का उस वक्त में। तो मतलब हमारी एक टीम थी, डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब उसके मतलब इनिशियल वो भी थे और बाद में फिर चेयरमैन भी बने वो। हमारा जो आइडिया बुनियादी तौर पर जो मकसद था इसको हेल्थ केयर कमीशन बनाने का, उसमें 2-3 चीज़ें थी। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन हेल्थ केयर कमीशन का बुनियादी, कि जो डॉक्टर काम कर रहे हैं जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा जो अहम काम था वो ये था कि क्वैकरी जो है वो बैंड होनी चाहिए, क्वैकरी खत्म होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस वक्त हेल्थ केयर कमीशन ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो शुरू किया है वो बहुत मुश्किल है किसी मतलब जेन्युइन डॉक्टर को अपने आप को रजिस्टर कराना, और जेन्युइन हेल्थ केयर मतलब ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, हेल्थ केयर फैसिलिटी को अपने आप को रजिस्टर कराना। लेकिन अगर आप एक हकीम हैं और आप एक होम्योपैथ हैं, आपके पास DHMS की डिग्री है, तो बहुत इत्मीनान के साथ आप जो अपने आप को रजिस्टर करा लें, जाके आप रजिस्टर हो जाएंगे। और मेरे पास PMA में पूरा एक रजिस्टर है, पूरा मेरे पास। मैं डॉक्टर अजहर साहब इस पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई FIR हुई कैसे, क्यों हुई, किसने की? जब हेल्थ केयर कमीशन मौजूद है तो बजाय इसके कि पुलिस कराची जैसे शहर में भी जब यहाँ ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो पुलिस FIR नहीं काटती है डायरेक्टली, वो रेफर कर देती है सिंध हेल्थ केयर कमीशन को, तो वहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? सुने, हेल्थ केयर कमीशन को मैंने इंटरव्यू करके मैंने उनके चेयरमैन साहब से बात की, उसके बाद मैंने उनको लेटर लिखा रिकॉर्ड पे, उस लेटर का जवाब भी मेरे पास मौजूद है। जवाब उनका ये आया कि हेल्थ केयर कमीशन के फला फला क्लॉज के थ्रू ये मतलब केस चूंकि अब कोर्ट में चला गया है, लिहाजा जब कोर्ट जो डिसीजन लेगा वो मतलब उसके बाद फिर हेल्थ केयर कमीशन का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता, इसलिए कभी मामला। भाई तो सिंध हेल्थ केयर जो कमीशन है वो पहले क्यों नहीं जागा डॉक्टर साहब? इसको तो उस वक्त जाग जाना चाहिए था जब मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, आप तक बात पहुंच गई, तो उसने क्यों नहीं किया? बहुत वैलिड सवाल है, इसी सवाल का जवाब तो मैं तलाश कर रहा हूँ अभी तक ना। तो ये मैंने इस हवाले से आपको ये वाकया भी मतलब सिंध हेल्थ केयर कमीशन क्या सिर्फ उसके जो लोग हैं वो पक्ष लेने के लिए हैं, गाड़ियां लेने के लिए हैं, पेट्रोल लेने के लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बात में हम इस पे बात करेंगे। TADA लेने के लिए बस TADA बनाए और घर जाएं? अब आप आ जाइए 5 डॉक्टरों वाला मामला जो है ना, बस ये है कि हेल्थ आपकी पहली बात ये है कि सिंध का जो ये मिट्टी का जो हॉस्पिटल है ये कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, और जिस तरह सिविल हॉस्पिटल हमारे छोटे छोटे जिलों में और जगहों में होते हैं वैसे ही ये भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है, इस पर भी किसी वक्त बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है अब तक हेल्थ सेक्टर में। हाँ, तो जो मतलब डॉक्टर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक तो जाहिर है कि छोटी जगहों में छोटे इलाका, आजकल जो डॉक्टर हैं जब वो पढ़ लेते हैं, जब वो पोस्ट क्वालिफाइड हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो हर डॉक्टर की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी बड़े शहर में जाके रहे ताकि वहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा हो, उसके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो, उसकी अपनी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। लेकिन जो लोग वहाँ इन हालात में कि जो अपॉर्चुनिटीज उनको शहरों में आके रहने की हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करके छोटी जगहों में जाके काम कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि उनको मजीद फैसिलिटेट किया जाए, मजीद उनकी हेल्प की जाए, मजीद मतलब उनकी जो सर्विसेज हैं उनको मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि ये एक केस वहाँ पे आया था जिसमें
ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, जैसे अब डीडीटी वगैरह होता है ना जो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल होता है, डीडीटी पी लिया, आमतौर पे अखबार में खबर आती है फलानी खातून ने डीडीटी पी लिया, तो डीडीटी पॉइजनिंग का वो केस या जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कहलाती है। तो फिफ्टी के हॉस्पिटल में ये कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के किसी केस को डील कर सके। सर ये तो कराची में भी नहीं है, सिवाय जिना अस्पताल के। कराची में जिना अस्पताल के, हाँ जिना अस्पताल में है ना वो, और सिर्फ जिना अस्पताल में, बाकी किसी में सिर्फ जिना अस्पताल में। तो वहां से उन्होंने किया कि जब उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने ये नहीं तो अगर वो डॉक्टर साहिबान वहां उस मरीज को हाथ भी नहीं लगाते और डायरेक्ट रेफर कर देते, तब भी तो रास्ते में डेथ ही हो जानी थी। लेकिन उन्होंने रेफर किया ना उसको, उन्होंने जो इनिशियल उसकी जो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर सकते थे या थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे या थोड़ी बहुत मैनेज करके, और उसको उन्होंने रेफर किया कि भाई आप इसको यहाँ से हैदराबाद ले जाएं, और वो पेशेंट वहां से निकल के सेफली दूसरे डेस्टिनेशन पे जहां उन्होंने भेजा था वहां तक पहुंच गया, और वहां जाके उस पेशेंट की डेथ हो गई उसकी। तो इसका निग्लिजेंस का जो है केस बना के, और उसमें हमारे डीजी हेल्थ साहब जो है मतलब आजकल हैदराबाद में होते हैं, खासे एक्टिव हुए हुए वो, उन्होंने मतलब है कि डॉक्टर्स को ये सस्पेंशन के ऑर्डर निकाल दिए। अब इसका नतीजा ये हो रहा है, नतीजा जो है ना, अभी नतीजे पे आ जाते हैं, नतीजा ये हो रहा है कि ये डॉक्टर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये इन्होंने इस वक्त मतलब ये कि कंटेम्पलेट कर रहे हैं, इस बात को सोच रहे हैं, इस बात पे मुशावरत कर रहे हैं कि हम एन ब्लॉक जो है सारे डॉक्टर जो है यहाँ से इस्तीफा दे दें और यहाँ से हम अपनी जॉब छोड़ के चले जाएं। एक बात, दूसरी बात ये थी कि हम प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट अगर करेंगे तो ज़ाहिर है पीएमए जो है किसी किस्म के प्रोटेस्ट में शामिल होना पसंद नहीं करे, हमारी पॉलिसी में शामिल नहीं है कि हम हड़तालें करें, हम हेल्थ फैसिलिटीज को, आपने कभी देखा नहीं होगा कि पीएमए की तरफ से कोई स्ट्राइक की ऐसी कॉल दी है कि अस्पताल बंद करा दिए, सड़कें बंद करा दी, ऑपरेशन थिएटर बंद करा दी। हम नहीं करते, हमारी पॉलिसी में नहीं है, ना पीएमए कराची करती है, ना पीएमए सेंटर करती है, और ना हम पीएमए सिंध की तरफ से करते हैं। अगर पीएमए के नाम से कोई हड़ताल की कॉल दे रहा है, हड़ताल अगर कर रहा है, तो पीएमए से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सिंध कैटेगोरिकली बिल्कुल ऐलान कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये बता रहा हूँ कि पीएमए से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बर्दाश्त की और किसी चीज के सहने की एक हद होती है। मतलब अगर फर्ज करो कि ये हमारे डॉक्टर जो है मतलब स्ट्राइक देते हैं, तो हमें फिर लामुहला उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर अगर इनकी सपोर्ट में और जगहों की हमारी पीएमए की जो ब्रांचें अगर खड़ी हो जाती है, तो फिर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। वो हम अगर उनको ये कहेंगे तो फिर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो हमसे झगड़ा करेंगे, हमसे आर्गू करेंगे। तो जाहिर है डॉक्टर देखिए ना, अस्पतालों में सहूलियात पहुंचाना कोई डॉक्टर का काम तो नहीं है, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है कि वहाँ सहूलियात दे, बजट दे, चीजें करें। और डीजी साहब, सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, उनका काम तो फैसिलिटेट करना है ना, बजाय इसके कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी भगाना है वहां से। तो फिर क्या होगा? वो हुकूमत के पास है इख्तियार, बजट के पास है इख्तियार, जो है वो हुकूमत के पास है, और तमाम की तमाम पॉलिसी मेकिंग का जो इख्तियार है वो भी हमारी हुकूमत के पास है। डॉक्टर जो है वो उसका एक पार्ट है पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का। और जिन हालात में डॉक्टर जिस जगह पे काम कर, खैरपुर के अंदर अभी 2 वाकयात हुए हैं, एक डॉक्टर के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसका सर फाड़ दिया, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव किया, अभी 2 या 3 हफ्ते पहले की बात है। उसके जगह एक और मतलब कि डॉक्टर के साथ उसके क्लिनिक पे हमला किया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बस हमारे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, आपसे माजरत चाहूंगा, आपका मैसेज अभी क्या होगा इस सारी सूरत-ए-हाल में? फिर हम करने क्या जा रहे हैं? मैसेज ये है कि हमें इस पूरे सिस्टम को मतलब दोबारा मतलब रिविजिट करना पड़ेगा, इसमें हमें जिम्मेदारियों का तयन करना पड़ेगा, हेल्थ केयर कमीशन को याद दिलाना पड़ेगा, हमें डॉक्टरों को भी हमें याद दिलाना पड़ेगा, और हमारी हुकूमत को भी ये दिलाना पड़ेगा, और हमारी जुडिशरी जो है उनको भी याद दिलाना पड़ेगा कि हेल्थ केयर कमीशन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है, ये कानूनी इदारा है, इसको जो है अपनी पसंद और जाती नापसंद के ऊपर नहीं चलाया जा सकता, इसको कानून और आइन के और एक्ट के दायरे के अंदर चलाना चाहिए। और जिन बुनियादी कामों के लिए इसकी जिम्मेदारी थी, ये खाली क्वेक्स को और हकीम को रजिस्ट्रेशन देने के लिए नहीं बनाया गया, ये डॉक्टर्स को हेल्थ केयर फैसिलिटीज को रजिस्टर करना, और उसके बाद किसी भी किस्म की कोई जिम्मेदारी का तयन जो है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना बुनियादी तौर पर हेल्थ केयर कमीशन का काम है। डॉक्टर हुकूमत को जो है उसको फैसिलिटेट। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे फिर हम दोबारा भी बात करेंगे, आपको फिर इन्वाइट करेंगे। और जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के। और अगर आप किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं या हमारे प्रोग्राम में अगर आप शरीक होना चाहते हैं, तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे रब्ते का नंबर है 0300 364 2759। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को मेट्रो मैटर्स के इस एपिसोड से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।